हमने दो सवाल और पूछे थे जनता से, उस पर भी लोगों ने अपनी राय दी है। एक और सवाल हमने पूछा था कि जन स्वराज ने सीटों का ऐलान समय पर आखिर कैसे कर लिया। 53% लोगों ने कहा कि सिंगल पार्टी एजेंडा है इसलिए कर लिया। 18% लोगों ने कहा वर्चस्व की लड़ाई नहीं है वहां पर कोई भी। 19% लोगों ने कहा पीके की बात टालना फिलहाल मुश्किल है और 10% लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते। एक और सवाल हमने लोगों से पूछा कि क्या छोटे दलों को तवज्जो देना बड़े दलों की मजबूरी बन गई है। 53% लोगों ने कहा बिल्कुल मजबूरी बन चुकी है क्योंकि ये विधानसभा चुनाव में असरदार होते हैं। 14% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है। 29% लोगों ने कहा क्योंकि छोटे दलों के पास अपना खुद का वोट बैंक होता है इसलिए बड़े दलों की मजबूरी होती है और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सीधे चलेंगे हम अनंत अमित विजय सिंह के पास। अनंत जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से लगातार बैठकें करनी पड़ी, चिराग पासवान को आपको मनाना पड़ा, अमूमन बीजेपी का ये नेचर है नहीं। तमाम दूसरे राज्यों में भी या लोकसभा में हमने देखा कि बीजेपी बहुत ज्यादा झुकती नहीं है। आखिर क्या कारण है कि चिराग पासवान इस विधानसभा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2020 का अगर विधानसभा चुनाव देखा जाए, चिराग पासवान के साथ जब गठबंधन नहीं हो पाया तो चिराग पासवान ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार लड़ा दिए। उन्हें तो कोई बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई, केवल एक सीट मिल पाई, लेकिन जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई और बीजेपी को भी खासा नुकसान हुआ और ज्यादातर कैंडिडेट उन्होंने जेडीयू के खिलाफ लड़ाए। यही कारण है कि आपका गठबंधन या बीजेपी या जेडीयू नहीं चाहती है कि 2020 की स्थिति आए और महागठबंधन को कोई फायदा हो जाए, इसलिए जैसे तैसे हो चिराग पासवान को मना लिया जाए। देखिए मनोज जी, चूंकि आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं, लेकिन होता क्या है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, जो नहीं दिखता है वो होता है। माननीय चिराग पासवान जी 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के तरफ से लड़ रहे थे। 6 प्रत्याशी उनके थे और 6 प्रत्याशी जीत कर आ जाते, तो स्वाभाविक है कि उनकी अपेक्षाएं बड़ी हैं। और पिछले विधानसभा के चुनाव की बात आप कर रहे थे, 2020 में एनडीए के लिए सब कुछ अनुकूल नहीं लग रहा था। कोरोना का समय था, लोग पैदल यात्रा कर रहे थे, तमाम समस्याएं बिहार से लेकर दिल्ली तक में बनी हुई थी। उसके बाद हमारे गठबंधन में भी काफी आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा था। लेकिन 2025 ने यह तय कर दिया, 2025 से 2023 फिर से नीतीश, ये बिहार की जनता ने तय कर लिया है। और एनडीए जिस तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहा है, चुनाव में अपने, और लगातार मैं बार बार हमारी एनडीए के तमाम प्रवक्ता सदन से लेकर सड़क तक पे और मीडिया के माध्यम से लोगों को यह बताते रहे कि इस बार का बिहार का चुनाव ये पूरे देश की राजनीति को तय करेगा कि देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। ये बिहार का चुनाव ये सामान्य चुनाव मनोज जी नहीं है, बिहार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र पहले कह रहे थे, बार बार कह रहे थे बिहारियों को नौकरी, बिहारियों को सम्मान। साहब, बिहारी को इस तरीके से बोल के आप गाली मत दीजिए। इस जो कांग्रेस ने बिहार में किया, आज बिहार जो 2020 में 70 सीट पे कांग्रेस लड़ी थी, मुझे लगता है आपको 50 सीट भी ये देने को तैयार नहीं है। लेकिन ये आपका आपस का मामला है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता हूं। और बिहार के विकास के मुद्दे पे आप चर्चा के लिए आए हैं, आप चर्चा करिए कि विगत 20 वर्षों में बिहार की क्या स्थिति बनी है, बिहार आज किस पायदान पे खड़ा है। आप जिस आंकड़े की बात कर रहे थे, आज बिहार पूरे देश में इकोनॉमिकल स्थिति में 8वें नंबर पर है। आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज बिहार में आज जिस तरीके से आपके युवराज कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी जी जब जा रहे थे, तो यही माननीय लालू प्रसाद यादव, जिनको आप सामाजिक न्याय के नायक कहते हैं, वो कहते थे 75 में कि इंदिरा जी ने संविधान को ताक पे रख दिया। और बिहार की जनता ने क्या कहा कि राहुल गांधी की दादी ने ताक पे रख दिया, इंदिरा गांधी के पोते ने संविधान को अपने पॉकेट में लेके चल रहे। और यही तेजस्वी यादव जी संविधान को अररिया के किसी मंच से फाड़ने का बात कहते हैं। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन मत करिए। और दूसरी बात, आप बार बार ये कहते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो मनोज जी मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं? यही लालू यादव जी के सामाजिक न्याय की। जब लालू यादव की सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले किसको प्रमोट किया? सबसे पहले अपने दोनों साला को प्रमोट किया। उससे जब ये हो गया तो उन्होंने अपनी पत्नी को प्रमोट किया। उसके बाद क्या किया? बड़े बेटे को पॉलिटिक्स में ले आए। उसके बाद क्या किया? छोटे बेटे को पॉलिटिक्स में ले आए। उसके बाद क्या किया? बड़ी बेटी को पॉलिटिक्स में ले आए। उसके बाद क्या किया? उससे छोटी वाली बेटी को पॉलिटिक्स में ले आए। तो क्या ये बिहार का सामाजिक न्याय यही है क्या?
बिहार की 13.5 करोड़ आबादी ये पूछना चाहती है, आप किस सामाजिक न्याय की बात करते हैं? यदि आप माई समीकरण की बात करते हैं, मुसलमान और यादव की बात करते हैं, तो क्या बिहार में 13.5 करोड़ आबादी में और जिसमें 7.5 करोड़ वोटर है, क्या एक भी दूसरा यादव आपको नहीं मिला? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यादव होगा, मुख्यमंत्री भी यादव होगा, वो भी आप अपने घर का दूसरा यादव नहीं है क्या? तो कौन से सामाजिक न्याय की बात करते हैं? इसीलिए बिहार की जनता यह जान चुकी है कि इस बार का जो 2025 का चुनाव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। और हम पूरे विश्वास के साथ मनोज जी ये कहना चाहते हैं कि एनडीए की पुनः बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी, बिहार की सड़कों पर 3 महीना तक वहां के लोगों को जो एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी की बात करने की बात कही, पूरी बिहार की जनता ने इन कांग्रेस को ये नकार दिया कि वोट चोरी नहीं, आप तो खुद वोट डकैत थे। और इस बात को तेजस्वी यादव भी समझ गए और इस वजह से उन्होंने अपना गोलपोस्ट बदला है और बार बार दूसरे मुद्दों पे आकर चुनाव की बात कर रहे हैं। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा बिहार में फेल हो चुका है और ये पूरा नैरेटिव जो सेट करने जा रही थी कांग्रेस को बिहार की जनता ने नकार दिया है। इस वजह से ही आरजेडी बार बार ये कांग्रेस को यह कहना पड़ रहा है कि आप हमको सीट की घोषणा नहीं करेंगे तो हम 13 तारीख को घोषणा कर देंगे। और मैं आपको कह देता हूं आज ही आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल को पूरे देश में लोग देखते हैं, 60 से ज्यादा सीट कांग्रेस को आरजेडी देने भी नहीं जा रही है। पिछले बार तो 70 गलती से लड़ भी गए थे, तो जो 50 और 60 पे लड़ रहा 243 में, वो हमारे सामने क्या बात करेंगे पॉलिटिक्स की? जो पार्टी खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो, वो अपने जीत और हार की बात क्या कर सकती है? इसीलिए बिहार का इस बार का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और हम पूर्ण बहुमत से, 2/3 बहुमत से हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। करुणा जी के पास चलेंगे। करुणा जी, चुनाव तो एक संकेत है, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, लेकिन जितने भी जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जब वो राज्यों में जाते हैं तो वो अपने आप को बड़ा ही छोटा महसूस करते हैं और राज्यों की जो तमाम छोटी पार्टियां हैं उनके आगे उनको मन मारकर उनकी बातों को भी मानना पड़ता है। जैसे इस बात का जिक्र अनंत सिंह भी कर रहे हैं कि भाई 243 में इस बार हो सकता है कि 60 ही सीट पर संतुष्ट करना पड़े कांग्रेस को। तो बड़े राजनीतिक दलों की क्या मजबूरी है जो छोटी पार्टियों से राज्यों में जाकर इस तरह से नेगोशिएशन करना पड़ता है? मनोज जी, मैं आपके प्रश्न पर आता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें की। बीजेपी के प्रवक्ता ये भूल गए हैं कि ये 2005 का चुनाव नहीं है, ये 2025 का चुनाव है। और 2025 का चुनाव 20 सालों में जो इनकी सरकार रही है और 11 सालों में जो डबल इंजन की सरकार रही है और जो उनकी विफलताएं रही हैं, उसके आधार पर होगा। आज ये विकास के बात कर रहे थे, इनको बोलिए नीति आयोग के रिपोर्ट को पढ़ लें, इनको बोलिए बिहार का जो सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण है उसको पढ़ लें, इनको बोलिए एनसीआरबी के डेटा को देख लें। बिहार इस समय सिर्फ अगर अव्वल है तो वो है क्राइम में। आज बिहार में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। 2023, 22 और 23 के बीच में 2.5 गुना साइबर क्राइम का ग्रोथ हुआ है। और मैं आपको आज के टाइम्स ऑफ इंडिया के 6ठे पेज का जो पटना एडिशन है उसको दिखा रहा हूं, जिसमें लिखा हुआ है बिहार टॉप्स नेशन इन एटीएम फ्रॉड। तो ये जो एटीएम फ्रॉड, ये साइबर हो रहा है, और सबसे ज्यादा अगर अधिकारियों पर हमला हुआ है किसी राज्य में तो वो बिहार है। और ये दिखलाता है कि जो बिहारियों की जो मजबूरी है, जो उनकी गरीबी है, आज जो लोग कंप्यूटर, जो युवा कंप्यूटर सीख के आ रहे हैं, उनको कंप्यूटर चलाने की नौकरी नहीं मिल रही है और इसीलिए वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं और इसीलिए बिहार आज साइबर क्राइम में इतना बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और ये जो विकास का जो पैमाना है, तो आप देख लीजिए पर कैपिटा इनकम बिहार सबसे कम है, शिक्षा सबसे ज्यादा, शिक्षा के मामले में बिहार पिछड़ा हुआ है, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट सबसे कम बिहार में है। जमीन के टुकड़ों की बात देखिए तो सबसे छोटे जो जमीन के टुकड़े हैं वो बिहार में है। सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या खेती पर आश्रित है तो वो बिहार में है। सबसे कम शहरीकरण अगर किसी राज्य में हुआ है तो वो बिहार का हुआ है। तो 20 सालों में इन्होंने सिर्फ घोटाले किए हैं। विकास हुआ है किसका? बालू के माफिया का, दारू के माफिया का, और उसको इनके प्रश्रय से विकास हुआ है।
घोटाले का पिछले 3 साल में 70 पुल बह गए बनने के पहले, जब उसके पहले लोग चलते, गाड़ियां चलती, उसके पहले बह गए। इनके खुद के नेता जीतन राम मांझी ने कहा था कि यहाँ पर एस्टिमेट घोटाला चल रहा है, मगर जैसे कोई चीज 100 रुपए बननी चाहिए तो उसको 150 रुपए के टेंडर को दिया जाता है और बाकी उसमें बंदरबाट होती है। ये इनके खुद के घटक ने, जो अभी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। करुणा जी, चूंकि आप तो खुद सिस्टम में रहे हैं और सिस्टम को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि 17 महीने की सरकार बनी थी आरजेडी की, उस वक्त भी बीजेपी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। कहा था कि साहब देखिए, जो हमने 17 साल में नहीं किया वो भ्रष्टाचार 17 साल में आरजेडी की सरकार में हो गया, कांग्रेस की सरकार में हो गया। मनोज जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा है और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। जब नीतीश जी ने फिर से बीजेपी को ज्वाइन किया तो इनके जो उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, जिनके बारे में आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है और आजकल थोड़ा बोलना कम पसंद करते हैं क्योंकि उनकी डिग्री, उनका इतिहास, उनका आपराधिक इतिहास, ये सब बड़ा सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि फाइलें मंगवाई, जिस डिपार्टमेंट में महागठबंधन के लोग मंत्री थे, उन सब डिपार्टमेंट्स की फाइलें मंगवाई गई कि फाइलों को खंगाल करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। मुझे बताइए, एक भी केस में कहीं कोई रिपोर्ट आई, कहीं कोई एफआईआर आया, कहीं कोई चर्चा हुई? अगर नहीं हुई तो उनको इस बात के लिए माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने बिहार की जनता को गुमराह किया जब वो नीतीश जी को के